बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस से मैं हूँ मुफ्ती एहसान अहमद हुसैनी। हर बार की तरह इस बार भी एक इंतहाई मुफीद मालूमाती प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, आप जानते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फ़रमा होते थे, मक्का मुकरमा में तशरीफ़ फ़रमा होते थे, तो बहुत से लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते थे। जितने भी हज़रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते थे, वो अपने तमाम किस्म के मसाइल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से डिस्कस करते थे, जिसमें बहुत सारे हज़रात ख़वातीन भी और मर्द भी, जिनको हम सहाबा कहते हैं, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने कारोबारी मसाइल डिस्कस करते थे। जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में हमने ज़िक्र किया था कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कारोबारी रहनुमाई के लिए आती थीं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको कारोबारी मशवरे देते थे। तो हम रेहान स्कूल पॉडकास्ट से मोहतरम उलमा इकराम के लिए मुफीद कारोबारी मशवरे जो हैं लेके आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवाल के लिए जाना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब देना, इसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से आले रसूल मोहतरमुल मकाम जनाब सऊद अहमद शाह साहब। मोहतरम सऊद शाह साहब जो हैं, पाकिस्तान एक्वा फार्मिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। और मैं अगर यूँ कहूँ तो आपको समझने में आसानी होगी, मछलियों की पैदावार और दीगर जानवरों की खुराक को पैदा करने के ये साइंसदान हैं, यानी फ़िश फार्मिंग के साइंसदान हैं। आइए चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं सऊद शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शाह साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त से नवाजा। जी, इट्स बिन अ प्लेजर। शाह साहब, मोहतरम उलमा जो हैं वो आपको जानना चाहेंगे, तो बराह करम आप अपनी खिदमात का थोड़ा सा तारुफ़ करवा दें, ताकि उलमा की आपसे शनासाई हो सके। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मेरा नाम सऊद शाह है और मैं फार्मिंग सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा, फार्मिंग के अंदर फ़िश फार्मिंग भी है और दूसरी किस्म की फार्मिंग्स भी हैं। जिस तरह आपकी कैटल फार्मिंग हो गई, आपकी डेयरी फार्मिंग हो गई, पोल्ट्री हो गया। यानी एनिमल्स की कोई भी फार्मिंग है तो उसके अंदर काम करते हैं इस सेक्टर के अंदर। इसी तरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हम कई काम करते हैं, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि हम फीड की प्रोडक्शन के ऊपर ही फोकस किया है। और वैसे मैं ऑनरली जो है ना एक्वाकल्चर फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो है ना जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और हम इस सेक्टर में भी काम करते हैं। तो फ़िश फार्मिंग पे हमारा फोकस ज़रा ज़्यादा रहा है, यानी पिछले तकरीबन 8-9 साल से फ़िश फार्मिंग के ऊपर इंटेंसिव, सुपर इंटेंसिव और फिर एक्वा कल्चर के ऊपर हमारा फोकस ज़रा ज़्यादा रहा है। तो फार्मर्स की बेटरमेंट के लिए भी बहुत सारे काम करते रहे और फार्मर्स को एजुकेट भी करते रहे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं दुनिया भर में, जो अडॉप्ट की जा रही हैं, वो हमारे फार्मर्स भी अडॉप्ट कर लें। फिर इसी तरह कई सेगमेंट्स ऐसे हैं कि जो हमारे होम यूज़र्स भी इख्तियार कर सकते हैं। जिस तरह अपने घरों की छतों के ऊपर आप मछलियाँ पाल सकते हैं, अपने बैकयार्ड में आप मछलियाँ पाल सकते हैं, बायोफ्लॉक की टेक्नोलॉजी को अगर आप अडॉप्ट कर लें तो। और जो गरीब हैं, जिस तरह जो ख़वातीन हैं ऐसी कि जो बेवा हैं और उनका कोई इस तरह का कोई रोज़ी का बंदोबस्त नहीं है, वो भी अपने घर में इस तरह से मछलियाँ पाल के और तल के उनको बेच भी सकती हैं। यानी फ्रेश मछली अगर उनके पास अवेलेबल है तो लोग उसको बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो की जा सकती हैं और हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह साहब, यहाँ पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। आपने अभी अपने तारुफ में 2-3 मरतबा एक जुमला इस्तेमाल किया है, एक्वा कल्चर। तो शाह साहब, ये क्या होता है, ज़रा इसका तारुफ करवाइए। एक्वा कल्चर फार्मिंग की इस्तिलाह में किसे कहते हैं? अच्छा जी, एक्वा बेसिकली कहते हैं हम पानी को। ठीक है, पानी के अंदर जो भी कल्चर या फार्मिंग की जाए हम उसको एक्वा कल्चर कहते हैं। तो उसके ड्यूरेशंस हैं, यानी वो भी एक्वा कल्चर के अंदर भी कई तरह की फार्मिंग है जो हम करते हैं। जिस तरह एक हम उसको कहते हैं कन्वेंशनल हमारा मीडियम है, जिस तरह नॉर्मली हमारे यहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं, तो उसके अंदर हम 12 से 14 महीने के अंदर मछली को तैयार करते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर हम 3 किस्म की मछलियाँ डालते हैं, एक सरफेस फीडर होती है, एक कॉलम फीडर होती है और एक बॉटम फीडर होती है।
तो हम उन मछलियों को इकट्ठा एक जगह पे डालते हैं। जो सरफेस फीडर होती है उसका जो वेस्टेज है वो कॉलम फीडर के लिए खुराक पैदा करता है। बहुत खूब। तो कॉलम फीडर का जो वेस्टेज है वो बॉटम फीडर के लिए खुराक पैदा करता है। तो ये एक एकोसिस्टम है जो उसके अंदर नेचुरल एक डेवलप करते हैं। उसके अंदर मछलियाँ रखी जाती हैं और उसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर मछलियों को पाला जाता है। उसके अंदर कोई सप्लीमेंट फीड हम इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सस्ता और आसान तरीका है। लेकिन जाहिर है कि हमारे फ़िश फार्मर्स इतने एजुकेटेड नहीं थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब फार्मर्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जू प्लैंक्टन को कैसे बढ़ाना है और फाइटो प्लैंक्टन्स को कैसे बढ़ाना है। तो दोनों के लिए वो लोग अब मेहनत करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं। फार्मिंग सेक्टर जो है ना सारा का सारा ही इस वक्त जो है ना महंगाई की वजह से स्ट्रेस के अंदर है। तो उसका स्ट्रेस का एक बड़ा रीज़न ये है कि फीड बहुत महंगी हो गई है। यानी ज़ाहिर है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाएगी तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो महंगी बिकेगी। मार्केट के अंदर उतने प्राइसेस मिलते नहीं हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपनी फीड आप खुद बनाएं। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो हम उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ आप काम ऐसे कर सकते हैं कि आप अपनी फीड बहुत सस्ते में और ख़ुद से अपनी उसकी ज़रूरत के मुताबिक पैदा कर सकते हैं। तो उसको भी आप अपने घर में ही पैदा करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक। कुछ चीज़ें बाज़ार से लेके उसमें ऐड करनी पड़ेंगी लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। यानी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। असल बात ये है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शाह साहब, आपने बड़ी अहम गुफ्तगू फरमाई कि आपने बताया कि एक ही जगह पे हम 3 किस्म की मछलियाँ पाल सकते हैं और उन्हीं के फजले से वो तीनों किस्म की जो मछलियाँ हैं उनकी खुराक होगी, एक ऊपर रहेगी, एक दरमियान में, एक नीचे रहेगी। शाह साहब ये फरमाइएगा कि एक आम मौलाना साहब जिनके पास बहुत ज़्यादा इस किस्म की मालूमात नहीं होती, क्या वो मौलाना साहब ये काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं होती। इसके लिए आप थोड़ी सी मालूमात लें तो इसकी बहुत इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल है। और फिर हमारी जो एसोसिएशन है इसके अंदर हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके अंदर फार्मर्स अपने क्यूरीज डालते हैं। यानी उसके अंदर वो सवाल जवाब करते हैं। तो हम उनके जो सवाल जवाब के जो उनके आंसर्स हैं उनको एक्यूरेट उनको हम फीडबैक देते हैं। और जितने कंसल्टेंट्स हैं यानी जितने उसके अंदर एसोसिएशन के लोग हैं जो बड़े फार्मर्स हैं वो भी उसको बहुत तवज्जो से सुनते हैं। और उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर है, जिस तरह हमारे फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड वाले हैं या फिशरीज़ डिपार्टमेंट वाले हैं, उनके जितने डायरेक्टर्स हैं उस ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं। तो अगर कोई भी फार्मर उसके अंदर कोई सवाल करता है या कोई चीज़ सीखना चाहता है तो ही कैन फील फ्री टू आस्क अस एनीथिंग माशाल्लाह। एट एनी टाइम। माशाल्लाह। यानी आप 24 घंटे वो एक्टिव रहता है ग्रुप और उसके अंदर लोग अपनी सवालात करते हैं। एक सवाल वो हमसे 1000 मरतबा भी करें तो हम उसका 1000 मरतबा उसी तरह जवाब देते हैं। माशाल्लाह। हम उनको माशाल्लाह। बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करते। हम उनको इनकरेज करना चाहते हैं कि वो काम करें। हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है इस फाइनेंशियल स्ट्रेस को दूर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ये हम चाहते हैं कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो उसके अंदर। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अच्छा शाह साहब ये फरमाइएगा, हमारे जो उलमा मदारस के या अइम्मा मसाजिद होते हैं उनके पास ज़्यादा सरमाया नहीं होता। तो अगर कोई बंदा, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि हम अपने घरों की छत से कर सकते हैं, तो जब घर की छत पे फ़िश फार्मिंग हो सकती है तो इसका मतलब है मस्जिद की छत पे भी हो सकती है, इसका मतलब है मदरसे के सहन में भी हो सकती है। तो शाह साहब ये फरमाइएगा कि इसके लिए बिल्कुल माइनर सा कितना सरमाया हो तो ये काम शुरू हो सकता है? अच्छा बात यह है कि जो हमारे यहाँ टैंक्स बनाए जाते हैं अमूमन वो हमारे यहाँ तारपुलिन से बनाए जाते हैं। यानी उसका एक फ्रेम बनाते हैं लोहे का। उस फ्रेम के अंदर हम ड्रेनेज बनाते हैं और ड्रेनेज बना के उसके अंदर हम तारपुलिन को बिछा के तो फिर उसके अंदर हम पानी का बंदोबस्त करते हैं। और उसके अंदर फिर हमें एयरेशन सिस्टम उसके अंदर हम ऐड करते हैं। उसको हम सोलर के ऊपर आप चलाते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो इसके ऊपर जो सोलर का जो सिस्टम के ऊपर जो है ना वो उसका अखराजात थोड़े ज़्यादा आते हैं। इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है जो टैंक की कॉस्ट आती है वो तकरीबन 1,44,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक का एक टैंक बन जाता है। तो वो आपकी स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4 बनाना चाहते हैं, आप 6 बनाना चाहते हैं, 7 बनाना चाहते हैं। एक टैंक शाह साहब कितना बड़ा होता है? एक टैंक आप मुख्तलिफ साइज़ आप रख सकते हैं। यानी आप उसके अंदर 10
फीट डायामीटर का रख सकते हैं, 20 फीट डायामीटर का रख सकते हैं। 10 फीट डायामीटर का मतलब ये है कि उसको अगर आपने 3.5 फुट पानी रखा हुआ है तो 10,000 लीटर पानी उसके अंदर आता है। तो 1 क्यूबिक फीट के अंदर जो है ना 28.31 लीटर्स पानी होता है। तो अगर हम 28.31 लीटर को 10,000 से डिवाइड कर दें, यानी 10,000 को 28.31 लीटर से डिवाइड कर दें, अगर हम तकसीम कर दें तो उसके अंदर हम तकरीबन 350 के करीब मछली पाल सकते हैं। अच्छा, अब ये छोटे से टैंक के अंदर ये 1 एकड़ की मछली है जो अब छोटे से टैंक में आ गई, छोटे से 10 टैंक, फीट में। ठीक है ना, यानी अब आपके पास अर्दन पॉन्ड नहीं है, यानी ज़मीन पे बने हुए जो अर्दन पॉन्ड होते हैं वो 1 एकड़ के 1 एकड़ से स्टार्ट होते हैं और वो 10-10, 20-20 एकड़ तक जाते हैं। एक नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो 10 एकड़ के तालाब के अंदर तकरीबन हम 5,000 मछली पालते हैं, ठीक है ना। तो हम यही अगर 12 टैंक लगा लें तो हम 10 एकड़ की मछली इन 12 टैंक्स के अंदर आराम से पाल सकते हैं। सही सही, बिल्कुल ठीक ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। तो हम ये कहते हैं कि हमें इसके अंदर हैंडलिंग कॉस्ट भी हमारी कम हो गई। अच्छा, जो सोलर सिस्टम लगता है वो बेसिकली एरेशन के लिए लगता है। तो उसका एरेशन के अंदर अगर आपने रूट ब्लोअर लगा लें तो उससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। 2 बैटरियां लगेंगी, 3 प्लेटें लगेंगी और आपका 48 आवर्स का बैकअप चल जाएगा। 100 वॉट की मोटर के ऊपर ब्लोअर अगर 1 इंच का लगा देंगे तो आपके 10 टैंक्स आराम से चला देगा। अब भले आप 1 टैंक चला लें, 1 टैंक लगा लें तो भी उतना ही खर्चा है। 10 टैंक्स के ऊपर लगाएंगे तो एरेशन का उतना ही खर्चा उतना ही रहेगा। खर्चा है, बिल्कुल ठीक है ना। इट्स अप टू योर स्पेस कि आपके पास गुंजाइश कितनी है, आपकी जगह कितनी है, तो उस हिसाब से आप बना लें। और आप अगर चाहें, आप टैंक नहीं बना सकते, फ़र्ज़ करें कि आपका है कि आप के पास ज़मीनी जगह है, ज़मीन है मौजूद, तो आप उस ज़मीन के अंदर खड्डा खोद लें। ठीक। जिस तरह बाहर होता है ना, इस तरह हमारे पास मसाजिद के अंदर छोटा सा ग्राउंड भी होता है साथ में, हो जी, बिल्कुल ठीक है ना। छोटा सा, कई जगहों पे हमने देखा है अहाता होता है, पीछे बैक साइड पे बैकयार्ड होता है। तो एक्सीवेटर से आप एक खड्डा लगा लें। ठीक, बिल्कुल ठीक। 100 फीट बाई 20 फीट का आपने एक्सीवेटर से खड्डा कराया, उस खड्डे की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 3 घंटे के अंदर बन जाएगा। ठीक है ना। एक्सीवेटर इतना सा खड्डा, 100 फीट का खड्डा तो बहुत आराम से खुद देता है, 3 घंटे का काम है। जो एक्सीवेटर, जो अगर ऑटोमेटिक एक्सीवेटर अगर आप लगाते हैं तो वो हमें मिलता है तकरीबन 2800 रुपये से लेके 3200 रुपये घंटा के ऊपर मिलता है। ठीक, यानी 10,000 रुपये में ही हमारा खड्डा तैयार हो ठीक है गया। ना। हाँ, पे खड्डा लगा लिया जी, उसकी मट्टी निकाल के आपने किनारों पे रख दी। सही। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप तारपोलिन बिछा लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। लेकिन अगर आप शुरू के अंदर अगर आप समझते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है तो हम उसके अंदर पॉलीथीन बिछा देते हैं। ठीक। पॉलीथीन जो है ना 5,000 रुपये का एक रोल आ जाएगा, ठीक है, वो हम रोल बिछा के तो उसके अंदर पानी भर देंगे। सही हो गया। उसके अंदर हमने एरेशन लगाई, एरेशन लगा के हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो हम पहला फ्लॉक हम इस तरह निकाल लेंगे, जब हमारे पास थोड़ी सी अर्निंग आ जाए अपने फ्लॉक से तो फिर हम उसके अंदर प्रॉपर तारपोलिन बिछा लेंगे। सही सही, ठीक है ना। यानी हम ठीक। उसका अपना ये स्टार्ट लेने की बात कर रहा हूँ। यानी सही। आप इनिशियली आप एक टैंक इस तरह का बना लें तो उसके अंदर आप अच्छी खासी मछली आप उसके अंदर पाल सकते हैं। यानी आप उसके अंदर तकरीबन 4 से 5,000 मछली पाल सकते हैं। 5,000 मछली 120 फीट के अंदर। जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। यानी उसकी डेप्थ भी आप रखेंगे, आप उसकी 5 फुट 6 फुट पानी उसके अंदर होगा। तो इसके अंदर आप तलापिया बहुत आसानी से पाल सकते हैं। इसके अंदर आप पेंगेसियस, एक जिसको उर्दू में बंगश कहते हैं, बंगश कहते हैं, ये मछली आप पाल सकते हैं। फिर एक क्लैरियस है जिसे आप कैटफिश कहते हैं। ये 3 किस्म की मछलियाँ हैं जो आप मोनोकल्चर में पाल सकते हैं। यानी मोनोकल्चर हम कहते हैं कि हम एक ही तरह की मछली को जब हम एक जगह पे पालते हैं तो हम उसको मोनोकल्चर कहते हैं। ठीक ठीक, ठीक है। सही। तो आप मोनोकल्चर इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल। पॉलीकल्चर वो होता है जिसके अंदर आप 3 किस्म की मछलियाँ पालते हैं। ठीक ठीक, ठीक है, सही उसको हम पॉलीकल्चर कहते हैं। सही। तो हम मोनोकल्चर के अंदर हम 3 मछलियाँ ही पाल सकते हैं आराम से, और तीनों की जो खुराक है उस फीड को भी आप खुद से अपने पास पैदा कर सकते हैं। इसकी फीड पहले बनाएं, फिर मछलियाँ पालें, सही, फिर आप अपना एक रूटीन में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल जो है जो मैं करना चाहूँगा,
आपने बताया कि 120 फीट जो है जगह हमारे पास हो तो हम ये शुरू कर सकते हैं, और उसको खड्डा उसका करवाने के लिए हमें 15,000 खर्चा आ गया, पॉलीथीन बिछाने का खर्चा 5,000 रुपया आ गया, और ये सारा काम हम खुद ही कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने उसमें ब्रीड लाना है उसका कितना खर्चा हो जाएगा तकरीबन? अच्छा, सीड डिपेंड करता है कि आप कौन सी मछली आप पाल रहे हैं, ये अब आपकी सिलेक्शन है। ठीक। अगर हम पेंगेसियस का सीड लेने के लिए जाते हैं तो तकरीबन 17 रुपए से लेके तो वो 21 रुपए तक का हमें सीड मिलता है, ठीक। डिपेंडिंग ऑन द साइज। सही हो गया। अच्छा, जो साइज उसूलन जो डालना चाहिए वो 250 ग्राम वजन का सीड डालना चाहिए। 250 ग्राम वजन का। ठीक है, लेकिन 250 ग्राम का सीड क्योंकि महंगा मिलता है तो हम कहते हैं आप 3 इंच साइज का या 1 इंच साइज का आप साइज ले लें, वो आपको सस्ता मिलेगा कंपैरेटिवली। सही। तो अगर 17 रुपए का अगर आपको 1 इंच साइज का पेंगेसियस का अगर सीड मिल रहा है तो आप लेके उसमें डाल दें, और अपनी गुंजाइश के हिसाब से डालें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर 5,000 ही डालें, ठीक, यानी 1,000 भी डाल सकते हैं। आप 1,000 डाल लें। अगर आपकी गुंजाइश नहीं बन रही तो आप 2,000 डाल लें। यानी इट्स अप टू यू कि आपकी गुंजाइश कितनी है, यानी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसमें मछली पालें। लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है वो इसी तरह ही होती है कि 1 क्यूबिक फीट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 केजी फिश। अगर आप 1 किलो का मछली को करना चाहते हैं तो अगर हमने उसका जो तालाब का साइज़ है इट इज़ 100 फीट लॉन्ग, और हमने उसकी जो चौड़ाई रखी थी हमने रखी थी 10 फीट। ठीक है, 10 फीट रखी थी, 20 फीट रखी थी, 10 फीट। 10 फीट रखी। जी। तो 10 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये कितने हो गए? 1,000 हो गया। 1,000 हो गए। 1,000 को मल्टीप्लाई करें 5 फुट से, ठीक है, 5,000 हो गया। 5,000 हो गए। तो हम उसके अंदर 5,000 मछलियां पाल सकते हैं अगर हम उसको 1 किलो का करना चाहते हैं। ठीक। अगर हम चाहें कि हम के ये 2 किलो की हम करें तो फिर हम उसके अंदर 2,500 मछली डालेंगे। बिल्कुल ठीक। सही ठीक है हो ना, गया। यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको जी। जितनी स्पेस मिलेगी वो उतना ही वजन कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। सही। अच्छा, तलापिया जो मछली है क्योंकि वो होती ही 500 ग्राम तक की है तो वो मछलियाँ इसमें ज़्यादा पल जाएंगी। सही सही, बिल्कुल ठीक। ठीक है बिल्कुल ना, ठीक। यानी हम 1 क्यूबिक फीट के अंदर 2 मछलियाँ डालेंगे। तो अगर पेंगेसियस 5,000 डाल रहे हैं तो तलापिया हम 10,000 डाल सकते हैं। 10,000 डाल सकते हैं। ठीक। ठीक सही हो गया। हो गया। तो बिल्कुल ये ठीक। सर, अच्छा इसके अंदर जो है ना बैक्टीरिया आपको उसके अंदर पहले डालना पड़ता है, बैक्टीरिया की कॉलोनी को मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ड्रेनेज सिस्टम जो है ना आपको मोटर लगानी पड़ेगी, डोंकी पंप जिस तरह होता है, जी जी। एक डोंकी पंप भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा ताकि वो आपने क्योंकि ज़मीन के ऊपर ही बना लिया है ना तो सिर्फ ड्रेनेज ऐसा आप बना नहीं सकते। टैंक्स जब हम लगाते हैं तो हम ज़मीन के ऊपर लगाते हैं तो उसका हम ड्रेनेज बना के गटर में डाल देते हैं या ड्रेन में डाल देते हैं। लेकिन अगर हम अर्थ के अंदर अर्दन पॉन्ड बना दिया एक तरह से हमने, और उसके अंदर हमने उसको पॉलीथीन बिछा दिया है या हमने तारपोलिन बिछा दी है तो अब उसका ड्रेनेज नहीं बन सकता। तो उसके ड्रेनेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सक्शन पंप उसके अंदर लगाना पड़ेगा, यानी जो नीचे से जो वेस्टेज है उसको सक करके बाहर निकाल ले। ठीक। ठीक है ना, सही सही। तो ये सिस्टम आप अपने पास लगा सकते हैं और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और ये बहुत सक्सेसफुल है। ये मॉडल हमारे एक वो हैं दोस्त हैं, फार्मर है हमारे बहुत अच्छे, उन्होंने अपने पास शहरियार ने लगाया हुआ है, और शहरियार का तो बल्कि टेलीविज़न के ऊपर भी उनका पूरा उनका जो सेटअप है वो दिखाया गया और कई दफ़ा उनका इंट्रोडक्शन भी दिया गया। तो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली बायोफ्लॉक के जो है ना फ्लॉक्स निकाले हैं और ही इज़ रियली वेरी गुड इन दिस रिगार्ड। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अच्छा, वो ग्रुप्स के अंदर शहरियार भी अवेलेबल हैं और वो भी कंसल्टेंसी देते हैं और फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। जितने लोग आ रहे हैं यानी फार्मर अगर कोई क्वेश्चन उनसे करना चाहें तो बिल्कुल वो खुल के जवाब देते हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक, बेहतरीन हो गया शाह साहब। यानी कि मैं आपकी बात से ये समझा हूँ कि हमें अपनी मस्जिद के सहन में या मदरसे के सहन में अगर ये सारी फार्मिंग करनी है तो हमारे पास अगर 1 लाख रुपया है तो हम बिल्कुल पहला फ्लाक शुरू कर सकते हैं। तो 20-30 हज़ार रुपये में हमारा खड्डा हो रहा है, 5,000 की हमारी मोटर लग रही है, और उसके अलावा जो है हमारी सीड जो है वो आ रही है। एरेशन का सिस्टम आपका थोड़ा सा जिस तरह ये है ना रूट ब्लोअर है, जी। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ये तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये का 1 इंच का आपको मिलेगा। पहले ये सस्ता था, पहले 7,000 रुपये में मिल जाता था, लेकिन अभी वो क्योंकि लोगों को पता लग गया ना कि लोगों की जी जी। फिश फार्मर्स के इस्तेमाल में आ रहा है, जी जी जी। तो उसके रेट बढ़ गए हैं। और कुछ डॉलर की भी फ्लक्चुएशन है, सिर्फ इसमें उनका कसूर नहीं है।
क्योंकि डॉलर की प्राइसेस ही बढ़ गई हैं, तो ज़ाहिर है इंपोर्ट हो रही है एक चीज़, तो इस वजह से महंगा हो गया। लेकिन रूट ब्लोअर अगर आप 40,000 रुपये का भी लगा लें, साथ में 3 प्लेटें लगा लें उसके अंदर सोलर की, तो एक प्लेट 15,000 रुपये की आपको सोलर की लगेगी, तो तकरीबन 45,000 रुपये की ये आपकी प्लेटें आ जाएंगी। ठीक। 40,000 रुपये का आपका रूट ब्लोअर आ जाएगा। फिर सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा आपको पानी का कनेक्शन भी उसमें देना पड़ेगा। सही। ठीक है ना, यानी आपने पानी का कनेक्शन उसमें देना है, तो पानी भी ज़रा मोटर के ज़रिए ही आप सक्शन करके आप उसमें लगाएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें आपको, सही सही, ये चीज़ें भी हैं, ठीक है ना, सही हो गया। पाइप हैं जिस तरह, जी। ड्रेनेज के पाइप लगेंगे उसके अंदर, फिर एयरेशन सिस्टम के भी पाइप्स लगेंगे, फिर डिफ्यूज़र्स लगेंगे जिसके ज़रिए ऑक्सीजन के वो बबल्स बनेंगे। सही। तो जो ड्रेनेज पाइप्स हैं वो आपको बॉटम में बिछाने पड़ेंगे पहले। ठीक। ठीक है ना, ठीक। फिर आप सही। अपना ड्रेनेज सिस्टम उसके अंदर बनाएंगे कि कहाँ से आपने सक्शन करना है, तो इस तरह से। अच्छा, इसके अंदर सक्शन के लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आपने देखा होगा स्विमिंग पूल के जो है ना वैक्यूम क्लीनर्स मिल जाते हैं। जी जी बिल्कुल। जी, वो भी आप जिस तरह मेट्रो मैक्रो से आप वो भी खरीद सकते हैं। ठीक। तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 25-30 हज़ार रुपये का मिल जाता है। तो अगर एक वो ले लें तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप अच्छे से सफाई कर सकते हैं नीचे। अगर कोई उसका वेस्टेज ज़्यादा हो गया है, या फीड जो आपने डाली है अगर उसका वेस्टेज नीचे जमा हो गया है और उसके अंदर अमोनिया बनना शुरू हो गया है, तो आप फटाफट उसको वैक्यूम क्लीनर से साफ कर सकते हैं। अच्छा, ये सही। वैक्यूम क्लीनर वैसे आप अपने पास खुद भी बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, यानी आपने जो डोंकी पंप लगाया हुआ है उसी पाइप के पीछे जो है ना वो आप एक जो है ना उसका सक्शन का जो वाइपर उसका मिलता है, जी। सिर्फ वो वाइपर ले लें उसका, और सक्शन वाला वाइपर लगा के डोंकी पंप चला दें, तो उसका सही कर लेगा सारी, वो बाहर फेंक देगा जितना कचरा है। सही। सही ठीक है ना, बिल्कुल तो ठीक। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सही कहने का सही। मकसद ये है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह साहब, आपने फरमाया कि ये 1,000 मछली हम अगर 120 फीट में इसको डाल लेते हैं तो वो कितनी देर में तैयार हो जाएगी और उसका कितना वज़न मिलेगा हमें? अच्छा जी, पेंगेसियस अगर आप पाल रहे हैं तो तकरीबन 700 ग्राम वज़न ये करती है 8 महीने के अंदर। 8 महीने में ठीक हो ठीक गया। है, अगर आप इसको 9 महीने रख लेंगे तो ये 900 ग्राम तक चली जाती है। ठीक। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो तलापिया मछली है ये भी 7 से 8 महीने लेती है, और ये भी, ये लेकिन 500 ग्राम वज़न करती है, 500 से 600 ग्राम वज़न कर लेती है। अच्छा, इसकी जो फीड कॉस्ट है, उसूलन तो इसको जो डलनी चाहिए फीड, यानी अगर आप बायोफ्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर फ्लोटिंग फीड यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, फ्लोटिंग फीड की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। नॉर्मल जो मैश फीड होती है उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, लेकिन फ्लोटिंग फीड की ज़रा कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये 180 रुपये किलो पड़ती है आपको। ठीक। ठीक है ना, यानी बिल्कुल और सही। फिर इसको हाई प्रोटीन फीड देनी होती है। तो ये 35 सीपी की आपको क्रूड प्रोटीन जिसमें 35% हो, वो वाली फीड आप कम से कम इस्तेमाल करते हैं। सही सही। अगर आप यही फीड आप खुद बनाएं तो आप सिंकिंग फीड बना लें। अच्छा जी। अच्छा, आप सिंकिंग फीड बना के आप ट्रेस बना के लगा के जी। उन ट्रेस के अंदर उसको फीडिंग करा दें, ठीक। ताकि जो फीड रह जाए उसको जब आप ऊपर उठाएं तो आपको पता लग जाएगा कितना वेस्टेज है। अगली दफ़ा आप उतनी फीड कम डालें उसको। सही सही सही। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। तो आप इस तरह से अपनी, यानी 4 ट्रेस लगा दें उसके अंदर, वो भी सफिशेंट है, मछलियाँ उसमें जाके खा लेंगी। सही तो सही। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर फ्लोटिंग फीड ही यूज़ करें, आप ट्रेस लगा के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पेस छोटी है और सही। मछलियाँ वहाँ पे इजीली उनसे खा सकती हैं, तो आप बिल्कुल इसके ठीक, अंदर ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, हमारे प्रोग्राम का वक़्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो आखिर से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि 1,000 मछली जो है उसको पहले दिन से लेके आखिर दिन तक उस पे कास्ट क्या आती है, और जब हम मार्केट में उसको बेचते हैं तो वो कितने की बिक जाती है, ताकि हमें मोअज़्ज़ज़ उलमा को एक अंदाज़ा हो जाए कि ये काम जो है अगर किया जाए तो इसमें इतना मुनाफा मुतवक्को है। अच्छा जी, इसकी फीड कॉस्ट को निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। इसका FCR कहलाता है, यानी फूड कन्वर्जन रेशो, FCR कहते हैं हम इसको। इट इज़ 1.5। 1.5। ठीक है, ठीक है जी। 1.5 से क्या मुराद है, यानी मैंने 1 किलो का मछली को करना है तो मैं उसको 1.5 यानी 1.5 किलो उसको फीड खिलाऊंगा तो वो 1 किलो वजन कर लेगी। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब मैंने 1,000 मछलियां पाली, मैं उनको 1 किलो करना चाहता हूँ, तो मैंने
1500 किलो फीड उसको खिलाई तो मेरी मछलियाँ 1000 केजी उन्होंने वजन कर लिया। ठीक ठीक है। ठीक, अब 1500 किलो की जो फीड है ये डिपेंड करता है कि आपने कितने की ली और कितने की बनाई। सही सही अब सही। फर्ज करें कि अगर मैं उसको 180 रुपए किलो वाली फीड खिला रहा हूँ तो 1500 केजी मल्टीप्लाई बाय 180 रुपए, बिल्कुल ठीक। तो आपको कॉस्ट निकल आएगी, आपकी फीड कॉस्ट क्या आई है। फिर सीड की कॉस्ट निकाल लें उसके अंदर, सही ठीक। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। तो ये दो आपकी कॉस्ट, आपको एक्चुअल कॉस्ट आपको पता लग जाएगी, ये कॉस्ट निकालने का तरीका है। सही। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग फीड खिला रहे हैं तो आपकी जो FCR आएगी वो 1.2 आएगी, क्योंकि उसके अंदर वेस्टेज नहीं होता। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, बिल्कुल उसके अंदर फायदा ही है। लेकिन अगर आप अपनी फीड खुद बना रहे हैं और सिंकिंग फीड है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्यों क्या काम है, तो अगर उसका 1.5 आ भी जाए तो आपको माइंड नहीं करना चाहिए, यानी हमें बुरा नहीं लगेगा। सही। यानी अगर उसकी फीड कॉस्ट अगर वो 120 रुपये भी आ गई या 100 रुपये आ गई, 100 रुपये भी अगर आ जाए तो आप समझें कि 1 किलो मछली अगर आपको 100 रुपये की कॉस्ट की और वो 350 रुपये से लेके 500 रुपये की बिकी, तो आपको 200 से 250 रुपये आपको तो मुनाफा हो गया ना पर एक केजी मछली मुनाफा पे। होगा। जी जी। तो अगर आपने 1000 मछली पाली है फर्ज करें, यानी अगर हम 1000 की कॉस्ट निकालें तो अगर उसके बाद 250 रुपये अगर आपको बच रहा है तो समझें कि आपके 2,50,000 रुपये की आपकी मछली तैयार हो गई। सही सही। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। आखिर में हमारे जो मसाजिद के अइम्मा हैं और मदरसों के मुदर्रिसीन हैं, उनको माशी तौर मजबूत करने के लिए कोई खूबसूरत सा पैगाम ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप की इस फील्ड में काफ़ी तजर्बात हैं कि उनको माशी तौर मजबूत होने के लिए क्या करना चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि उनका माशी तौर मजबूत होना क्यों ज़रूरी है। असल में हमारे यहाँ जो है ना, ये जो उलमा जो है ना हमारे यहाँ, इनके ऊपर जो है ना फोकस नहीं किया गया, और कुछ इन्होंने खुद भी उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं जी दी। जी। तो अगर ये इस तरह के मॉडल्स के ऊपर आ जाएं, जिस तरह फिश फार्मिंग है, अजूला की फार्मिंग है, यानी मैगेटरी बना लें, मैगेट्स की फार्मिंग है, वो भी एक फार्मिंग होती है। इसी तरह सोल्जर फ्लाइज की एक फार्मिंग है। तो ये बहुत छोटी छोटी जगहों पे आप अपनी, जिस तरह 10 बाई 12 के कमरे के अंदर आप जो है ना बहुत सारे काम कर सकते हैं। इस तरह बटेरों की फार्मिंग आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बटेर की फार्मिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो भी 21 डेज के अंदर जो है ना बटेर तैयार हो जाता है। 21 दिन में। 21 दिन में आपका तैयार हो जाता है। हमें असल में आदत होती है हर महीने इनकम की ना, यानी हमने जी बिजली का बिल भरना है हर महीने भरना है, गैस का बिल भरना है हर महीने भरना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है हमने हर महीने भरनी है, जी जी जी। ठीक है ना, या किराया देना है हमने तो हर महीने देना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उसके लिए हमें आदत होती है, हमारा एक लिविंग स्टाइल है कि हमें आदत होती है कि हमें हर महीने पैसे चाहिए होते हैं। फिश फार्मिंग करेंगे तो वो तो पैसे आएंगे 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद। सही। तो आप एक सेगमेंट आप अपना बटेरों का भी कर सकते हैं कि आप बटेर आप पाल लें, और जो बिल्कुल सही। अजूला आपको मैं कह रहा हूँ कि आप जी जी। अजूला की फार्मिंग कर लें अपने पास, तो अजूला को, बटेरों को अपने अजूला पे पाल लें। बिल्कुल ठीक। वो वहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ आ गए। ठीक है ना। और बटेरों का जो वेस्टेज है ना उसको आप फर्मेंटेशन करके अपने टैंक में डाल लें। बिल्कुल ठीक। तो यू कैन डू मल्टीपल थिंग इन ए वन जी गो। जी जी यानी जी। वही पीठें आप अपना अजूला की फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सही। अजूला भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये काम आप ज़रूर करें, यानी ये छत के ऊपर ये सारे काम हो सकते हैं। आप बकरियां पाल सकते हैं, आप अपनी मुर्गियां पाल सकते हैं उनके। अच्छा, मज़े की बात ये है कि बटेर अगर अंडे देना शुरू कर देते हैं 45 डेज़ के बाद, तो वो जो अंडे हैं उनको तोड़ के उनका जो योक है वो अगर आप थैलियों में, पॉलीथीन की थैलियों में भर के तो बेकरी वालों को बेच दें। अगर अंडा इस वक्त जो है ना हमारा 50 रुपए पे पहुंचा हुआ है, जी यानी लेयर का, नॉर्मल मुर्गी का जो अंडा जी है जी। वो 50 रुपए का हुआ है। तो अगर आप 25 रुपए के हिसाब से अपने अंडे बेच लें, बहुत अहम ठीक है बात। ना। जी। यानी कहने का मकसद ये है कि आप 2 अंडे, यानी बटेर के 2 अंडे मुर्गी के 1 अंडे के बराबर होते हैं। बिल्कुल ठीक। सही। तो आप 2 दर्जन अंडे 1 दर्जन की प्राइस के अंदर आप दे सकते हैं, लेकिन आप उससे भी 50% कर लें तो भी आपका जो है ना बेहतरीन एक बिजनेस चल सकता है। यानी हर बेकरी वाले की डिमांड है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। यानी बेकरी के अंदर केक रस बनाने, केक रस बना के आप बेकरी वाले इस्तेमाल कर लेंगे उसको आराम से। बिल्कुल तो इस सही। तरह से आप अपनी एक मार्केटिंग, अच्छा ये स्पेसिफिक एक फैक्ट्री, एक बेकरी की अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी कर लें मोहल्ले की बेकरी की, जी। तो ये आपका जो है ना इनकम एक जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है, तो बिल्कुल आपको दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल है सर, बिल्कुल। यानी आपको फोकस होके ना एक काम, एक सेगमेंट को स्टार्ट कर लेना चाहिए। आप उस सेगमेंट को उतना ही स्टार्ट करें जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप उसको सही तरीके से टाइम दे सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपको सही। किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आई एम अवेलेबल। आप जब दिल चाहे हमसे रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नंबर आप बहुत। इसके ऊपर शेयर कर दें। जो जी, भी जी। हमारे उलमा हज़रात हैं, अगर वो मुझसे रब्ता करना चाहें और इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करना चाहें, मुलाकात करना चाहें, मुझे अगर वो चाहते हैं कि मैं विज़िट कर लूँ, तो आई विल बी हैप्पी टू पे देम अ विज़िट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सऊद शाह साहब, जो कि पाकिस्तान में फ़िश फार्मिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और माहिर हैं जदीद किस्म की फ़ार्मिंग के और इसकी फ़ीड के। मैं इनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रहा हूँ, आप इनसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे गुफ्तगू कर सकते हैं, इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और आप अपने इदारे में अपने लिए किसी किस्म की फ़ार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, उसके लिए हम भी हाज़िर हैं। रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस से मुफ्ती एहसान अहमद हुसैनी और सऊद शाह साहब को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।